नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूं अवचेतन स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अवचेतन स्टडी पर जो है अनुज सर आपको हिंदी पढ़ा रहे थे, तो वो हिंदी की जिम्मेदारी अब मेरी होगी। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज भी आ गई है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो ये जो मेरी प्लेलिस्ट होगी, हम यूपीएसआई को टारगेट करते हुए चलेंगे। बाकी आप अगर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो या यूपी कांस्टेबल या कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो ये मेरी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है भाई, मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे लेवल से या आज ही मैं आपको वादे कर दूं कि मैं ये कराऊंगी वो कराऊंगी। भाई मैं इतना वादा आपसे करती हूं कि जो बच्चा हिंदी को जानता नहीं है या जो बच्चा हिंदी से डरता है या सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं वो हिंदी के नाम से ही डरते हैं, भाई आज की पहली क्लास में आपका डर जो है हिंदी का, वो मैं खत्म करने का वादा आपसे करती हूँ। आज ये मेरी पहली क्लास होगी। भाई कुछ बच्चे जो होते हैं, देखिए, हिंदी को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, पर हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हिंदी जो है एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। बस हमें जरूरत होती है तो एक सही मार्गदर्शन और सही प्रैक्टिस की। जैसा कि आपने इंग्लिश में कहावत भी सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। भाई अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। ठीक उसी तरह से हम हिंदी को अभ्यास से करते हुए चलेंगे, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाऊंगी या प्रीवियस ईयर के जैसे संभावित प्रश्न जो बनने वाले हैं आपको, वो भी मैं आपको कराऊंगी। और बीच में जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आपका मैं आज वर्णमाला पार्ट लूंगी, ठीक है, तो वो आपका 2 वीडियो में जैसे अगर खत्म हो गया, उसके बाद मैं वर्णमाला के कुछ क्वेश्चन जैसे टॉप 50 या टॉप 100 मैं आपको लेकर आऊंगी। उससे ये होगा कि आपका जो प्रैक्टिस है वो आपकी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करती हूं कि सभी मेरी आज की पहली क्लास में अंत तक अपना योगदान बनाए रखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की मेरी पहली क्लास। तो आज का हमारा पहला चैप्टर होगा वर्णमाला। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं सिलेबस की तरफ। भाई हम सामान्य हिंदी को पढ़ रहे हैं। किसे पढ़ रहे हैं? सामान्य हिंदी को। तो सामान्य हिंदी में आपके जो हैं वो 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है व्याकरण, और दूसरा आपका होगा साहित्य, और तीसरा आपका होगा शब्दकोश। ठीक है, तो जो हम शुरुआत करेंगे, जिस तरह से मैंने सिलेबस आपका लिखा हुआ है, ठीक उसी वे में आपको पढ़ाती हुई चलूंगी। ठीक है, तो पहला आज का होगा हमारा व्याकरण का पार्ट। हम देख लेते हैं सिलेबस का, जिसमें आपका वर्णमाला है, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, अव्यय या अभिकारी शब्द। और आपका नेक्स्ट होगा वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, काल, पक्षवृत्ति, पुरुष या पत्र लेखन। तो ये जो आपका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है, भाई आपका फर्स्ट पोर्शन व्याकरण का है, ये कंप्लीट आपका इतने में हो जाएगा। ठीक है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि 1.5 या 2 महीने तक आपका जो है सारा सिलेबस में कंप्लीट करा दूं। ठीक है, सेकंड हम चलते हैं साहित्य की तरफ। देखिए साहित्य जो है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है। लोग इसमें आईएएस लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, लोग इसमें आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। तो हम सीमित साहित्य को लेते हुए चलेंगे, जितना कि आपका यूपीएसआई में आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं साहित्य को। इस साहित्य में आपका आ जाता है भारतीय भाषाओं का इतिहास, प्रसिद्ध लेखक, कवियों की प्रसिद्ध कृतियां, कविताएं, उपन्यास, हिंदी साहित्य पुरस्कार। भाई आपके ये जो 2 टॉपिक हैं, इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, इन 2 को, तो इन 2 को आपको बहुत ही मजबूत लेवल से तैयार करना है। चौथा है आपका अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या है कि एग्जामिनर आपको एक पूरा पैराग्राफ दे देता है और उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं। ठीक है, तो आपका साहित्य भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका आता है पोर्शन शब्दकोश यानी वोकैब। भाई शब्दकोश या वोकैब आपका एक रटने वाली चीज है। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाला तो है नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसको बहुत अच्छे से समझाती हुई चलूं और ट्रिक वाइज आपको ये सारे याद करवाऊं। इसमें से हम कुछ चुनिंदा छांट लेंगे, जैसे टॉप 50 आपके या टॉप 100 आपके पर्यायवाची शब्द हो गए, या टॉप 200 आपके विलोम शब्द हो गए। इसी प्रकार से हम सभी को लेते हुए चलेंगे। तो पहला आपका होगा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वर्तनी, तत्सम तद्भव और देशज विदेशज। भाई तत्सम तद्भव जो आपका है ये आपका समझने वाला पोर्शन है, तो उसी प्रकार से मैं आपको ये कराती हुई चलूंगी। तो आशा करती हूं कि सिलेबस सभी ने देख लिया है। आप जो आज नोट बनाने वाले हैं उसमें इन सबको लिखते हुए चलेंगे, और जो भी आपका पोर्शन हो जाएगा उसमें आप टिक करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सारा जो सिलेबस है मैंने आपका कंप्लीट आपको दिखा दिया है, ठीक है। आज हम शुरुआत जो करने वाले हैं वो पहला चैप्टर होगा आपका वर्णमाला। कौन सा चैप्टर होगा? वर्णमाला, ठीक है। तो चलिए वर्णमाला की ओर चलते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं हिंदी, क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। तो जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक जानकारियां भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो हिंदी की जो कुछ बेसिक जानकारियां हैं वो मैं आपको यहां पर बताती हूं। भाई आपका जो है यूपीएसआई में क्वेश्चन बना था, क्या क्वेश्चन था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? क्या क्वेश्चन था आपका कि हिंदी जो है आपका किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो आपका होगा वो होगा फारसी भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं हिंदी आपका जो है फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। और नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन अगर बन जाए तो ये बन सकता है कि हिंदी की निष्पत्ति किसके द्वारा हुई है, ठीक है। हिंदी की निष्पत्ति किसके द्वारा? तो इसका आपका क्या होगा? भाई हिंदी की निष्पत्ति जो की है वो की है ईरानियों ने। किसने की है? ईरानियों ने, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो आपके दिन और दिवस से भी पूछ लिए जाते हैं, तो एक दो क्वेश्चन दिन और दिवस से है वो भी हम देख लेते हैं। भाई पहला है आपका कि हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? पहला है आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट होगा आपका कि विश्व हिंदी दिवस आप कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस आप कब मनाते हैं। तीसरा आपका होगा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आप कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आप कब मनाते हैं, ठीक है। तो हिंदी दिवस हम कब मनाएंगे सभी को जानकारी इसकी होगी। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाएंगे, ठीक है। भाई 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस हो गया। नेक्स्ट आपका विश्व हिंदी दिवस आता है, तो वो आप कब मनाएंगे? वो हम मनाते हैं 10 जनवरी को, ठीक है। भाई हिंदी दिवस आप कब मनाएंगे? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस आप कब मनाएंगे? 10 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आप मनाएंगे 21 फरवरी को। कब मनाएंगे? 21 फरवरी को। तो मैंने जो ये आपके 5 पॉइंट लिखवाए हैं ये आपने बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। तो एक बार फिर इन पर नजर मारते हैं, ठीक है, कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा। हिंदी की निष्पत्ति किसके द्वारा हुई? ईरानियों द्वारा। हिंदी दिवस को हम कब मनाएंगे? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस को हम कब मनाएंगे? 10 जनवरी को। और आपका नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आप कब मनाएंगे? 21 फरवरी को। कब मनाएंगे? 21 फरवरी को। तो आशा करती हूं कि जो मैंने ये 5 प्रश्न आपको लिखवाए हैं ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अब एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली।
तो इसका आपका होगा 14 सितंबर 1949 को। आंसर होगा आपका 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली आपकी? 14 सितंबर 1949 को। तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? वर्णमाला की, कि वर्णमाला से किस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, या आपके आने वाले संभावित प्रश्न जो हैं वर्णमाला से क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज होगा हमारा वर्णमाला। भाई आपका यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन आया था कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है? वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है? वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है? ठीक है, तो सभी को यह भी पता होगा कि वर्णमाला को हम कितने भागों में बांटते हैं। वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो। पहला आपका होगा स्वर और दूसरा आपका होगा व्यंजन। पहला क्या होगा? स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में आ चुका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आपका आ चुका है यूपी पुलिस में। भाई वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, मैंने आपको दो बताया था। वर्णमाला को हम कितने भागों में बांटते हैं? वर्णमाला को आपके दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका स्वर और दूसरा आपका होगा व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला को कितने भागों में हम बांटेंगे? वर्णमाला को दो भागों में बांटेंगे, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। भाई स्वर का दूसरा नाम हम अच के रूप में भी इसको जानते हैं। ठीक है, और व्यंजन को हम हल के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? व्यंजन को हम हल के रूप में भी जानते हैं। अब चलते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। भाई परिभाषा इसकी क्या होगी? भाई वर्णमाला आपका दो शब्दों वर्ण और माला से मिलकर बना होता है। वर्णमाला दो शब्दों वर्ण और माला से मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें आपका वर्ण का अर्थ होगा ध्वनि और माला का आपका अर्थ होगा समुदाय। भाई जिस प्रकार आपने देखा होगा कि मोतियों की माला होती है, उसमें मोतियों का समूह होता है, ठीक उसी प्रकार वर्णमाला में अक्षरों का समूह होता है, जिसे हम वर्णमाला के रूप में जानते हैं। ठीक है, भाई वर्णमाला को दो शब्दों वर्ण और माला से मिलकर बना होता है, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण का मैंने आपका क्या बताया? वर्ण का मतलब है आपका ध्वनि और आपका माला का मतलब है समुदाय। क्या है? समुदाय। मतलब इसकी एक और परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वर्णों के समुदाय को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं भाई वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक पहला होगा आपका स्वर और दूसरा होगा आपका व्यंजन। स्वर को हम अच के नाम से भी जानेंगे और हल को हम व्यंजन के नाम से जानेंगे। भाई आपकी परिभाषा आ जाती है कि
कि वर्णमाला दो शब्दों वर्ण और माला से मिलकर बना होता है, जिसमें वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि और माला का अर्थ होता है समुदाय, अर्थात वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं इससे पुटअप करती हूं और वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या? तो पहला देखते हैं हम, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई आपकी होगी वर्ण। क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई आपकी होगी वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आपकी होगी ध्वनि। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आपकी ध्वनि होगी। तो हम किस तरह से इसको याद कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं आपको ये रिलेशन करके इसका दिखा देती हूं। ठीक है, पहला है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित यानी लिखना। ठीक है, लिखित यानी लिखना, और लिख हम किसको सकते हैं भाई? वर्णों को ही तो हम लिख सकते हैं, जैसे मैं यहां आपको लिख कर दिखा रही हूं, क, ख और ग। तो ये आपके क्या है? वर्ण। वर्णों को ही तो हम लिख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार आप लिखित से इसको डिनोट करेंगे भाई, लिखित यानी लिखना, और लिख किसको सकते हैं हम? वर्णों को। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो गई है? वर्ण हो गई है। नेक्स्ट है आपका भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो हम मौखिक से कैसे इसको ध्वनि को रिलेट करेंगे भाई? मौखिक रूप से मैं बोल रही हूं, ठीक है, आप मुझको घर पर बैठकर जो है सुन पा रहे हैं। सुनना यानी ध्वनि आपके कानों में आ रही है और आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं मौखिक रूप से बोल रही हूं और आप घर बैठकर ध्वनि के माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो आप मौखिक से रिलेट करेंगे ध्वनि को। मौखिक यानी बोलना, और बाकी आपका ध्वनि का हो गया सुनना। तो इसी प्रकार भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आपकी क्या हुई? ध्वनि। सिंपल। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से मैंने याद करा दिए हैं। अब बात आती है, इसी में एक और क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका क्या होगा? एक मिनट देख लेंगे भाई। एग्जामिनर आपका एक क्वेश्चन इसमें दे दे कि आपको लिखित और मौखिक ना देकर सिंपल ये दे दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे भाई? एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाई ना तो आपको उसने मौखिक दिया और ना ही आपको उसने लिखित दिया, तो हम क्या लगाएंगे? इसका आंसर हम वर्ण लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? वर्ण। तो सभी ध्यान रखेंगे कि अगर वो लिखित और मौखिक रूप ना देकर सिंपल ये क्वेश्चन दे दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो आप क्या याद रखेंगे? वर्ण याद रखेंगे। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, वो है कि वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या। वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या। तो अब तक आप क्या लगाकर आ रहे थे? अब तक हम 52 लगाकर आते थे। ठीक है भाई, वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या जो है अब 52 से बढ़कर 53 हो गई है, क्योंकि हिंदी निदेशालय द्वारा एक विशिष्ट व्यंजन को ऐड कर लिया गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या लगाकर आने हैं? 53 लगाकर आने हैं। अब आप 52 नहीं लगाएंगे। ठीक है, 52 नहीं लगाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है कि वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या क्या है, तो आप क्या लगाएंगे? 53। अब नोट में आप लिख लेंगे ये वाली बात कि भाई हिंदी निदेशालय द्वारा, हिंदी
निदेशालय द्वारा एक विशिष्ट व्यंजन को जोड़ा गया है। किसे जोड़ा गया है? एक विशिष्ट व्यंजन को जोड़ा गया है। वो विशिष्ट व्यंजन देख लेते हैं कि किस प्रकार हम वो विशिष्ट व्यंजन लिखेंगे। भाई आप लेटा कर उल्टा 8 बनाइए, ठीक है, ये उल्टा 8 आपका हो गया, फिर आप ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, तो ये आपका अण का रूप आया है, ठीक है। तो सभी समझ गए होंगे, हिंदी निदेशालय द्वारा एक विशिष्ट व्यंजन को जोड़ा गया है, वो है आपका ये। तो अब आपको एग्जाम में क्या लगाकर आना है? 53 लगाकर आना है, 52 को नहीं लगाना, ठीक है। तो ये इतनी बात सभी समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो मैंने आपको 53 वर्ड बताए हैं वो किस प्रकार से होते हैं, ठीक है, इनकी गिनती मैं आपको कराती हूं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं कि ये किस प्रकार से 53 होंगे। भाई स्वर आपके हो जाते हैं 11। अब इसमें भी मैं आपको एक बात बता देती हूं, स्वर में अभी पीछे जो 2024 में आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें स्वरों की संख्या पूछी गई थी कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो भाई जाहिर सी बात है सभी को 11 पता है, सभी 11 लगा कर आए थे, पर वो जो है बोर्ड ने आपका नहीं माना। बोर्ड ने जो आपका आंसर माना है वो 13 को माना है। भाई इसमें जो आपके ऐड हो गए हैं 2, वो आपके अयोगवाह को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। किसे ऐड करके माना है उन्होंने? 2 अयोगवाह को ऐड करके सही उत्तर 13 माना है। कितना माना है? 13 को सही माना है, ठीक है। तो काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हम 11 लगाकर आए या 13 लगाकर आए। देखिए बोर्ड के आधार पर तो हमें 13 ही लगाने हैं, क्योंकि अभी जो पिछला पेपर निकला है उसमें बोर्ड ने आपका 13 को माना है, ठीक है। तो अब हम 11 नहीं लगाएंगे, ठीक है। 11 ऑप्शन में नहीं है, बाकी आपका 13 है, 13 और 11 दोनों ऑप्शन में है, तो आपको 13 को प्रायोरिटी रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या होंगे हमारे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होंगे? 25 स्पर्श व्यंजन होंगे आपके 25, ठीक है। स्वर आपके हो गए, मैंने बता दिए 13 होंगे। स्पर्श व्यंजन आपके कितने होंगे? 25 होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऊष्म व्यंजन कितने होंगे हमारे? ऊष्म व्यंजन नेक्स्ट होगा अंतःस्थ व्यंजन, और नेक्स्ट होगा आपका संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो आपके ऊष्म व्यंजन व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। अंतस्थ व्यंजन भी आपके कितने होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजन भी आपके कितने होते हैं? 4। ये कौन कौन से होंगे वो मैं आपको आगे पढ़ा रही हूं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपके स्वर हो गए 11, इसमें 2 अयोगवाह भी ऐड कर लीजिए, टोटल 13 हो गए, ठीक है। स्पर्श व्यंजन आपके हो गए 25, ऊष्म व्यंजन आपके हो गए 4, अंतस्थ व्यंजन भी आपके 4, और संयुक्त व्यंजन भी आपके हो गए 4। नेक्स्ट आता है हमारा द्विगुण व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितने होंगे आपके? 2। कितने होंगे? 2। अब बाकी जो एक ऐड हुआ है वो हुआ है आपका विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन, ठीक है। अब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके कितने आएंगे? 53। भाई 11 आपके स्वर हो गए, 2 इसमें अयोगवाह ऐड कर लीजिए, कितने हो गए? 13। ये हो गए 25, बाकी ये 4 हो गए आपके, ये 2, ये 1, तो आपका टोटल क्या बैठता है? टोटल हो गए आपके 53। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि 53 वर्ण आपके किस प्रकार होंगे, इसमें कौन कौन से ऐड होंगे, तब ये आपके 53 होंगे, ठीक है। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हम एक देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन है आपका, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या आपकी जो है 43 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 43। अब ये कामता प्रसाद गुरु कौन है?
भाई कामता प्रसाद गुरु आपके हिंदी के प्रसिद्ध ज्ञाता माने गए हैं। उनके अनुसार वर्णों की संख्या जो है आपकी 43 मानी गई है। अब बात आती है कि भाई उच्चारण के आधार पर कितनी होती है। उच्चारण के आधार पर आपके स्वर होंगे 10। कितने होंगे? स्वर 10। उच्चारण के आधार पर आपके स्वर कितने होंगे? 10। 10 क्यों होंगे भाई? 10 इसलिए होंगे क्योंकि री को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। री से ऋषि आप जानते हैं, ये वाला री से ऋषि। अगर आपके लिए क्वेश्चन आए एग्जाम में कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप 11 नहीं लगाएंगे, आप 10 को आंसर सही लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो है आपका री को काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसमें जो है हम री को काउंट नहीं करते। ठीक है, उच्चारण के आधार पर आपके स्वर हो गए 10 और आपके प्लस स्पर्श हो गए आपके 25। फिर इसके बाद आपके 4 ऊष्म हो गए। फिर इसी में प्लस करेंगे हम 4 अंतस्थ को, 4 आपके अंतस्थ हो जाएंगे। फिर आपके होंगे इसमें 2 द्विगुण को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? 2 हम द्विगुण को ऐड करेंगे। तो इसी आधार पर 10 आपके स्वर हो गए और 25 आपके कितने हो गए? 25 आपके स्पर्श हो गए। ठीक है, तो ये आपका हुआ 35। ठीक है, अब 35 में आप प्लस कीजिए 35 और ये आपके हो गए 4 और 4 8 और 2 आपके 10। तो आपके कितने हो गए टोटल? टोटल हो गया आपका 45। तो भाई उच्चारण के आधार पर जो संख्या है वो आपकी वर्णों की संख्या 45 होगी। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होगी। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, सिर्फ स्वरों की संख्या पूछे तो आपकी क्या बताइए मैंने? 10। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार आपकी वर्णों की संख्या 43 बताई है। ठीक है, तो इतना आपको जो मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्णों के उच्चारण स्थान की तरफ। भाई देखिए, ये आपका एक बेसिक चैप्टर है हिंदी का। ठीक है, अगर आपको हिंदी में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो आपको वर्णमाला के चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा, इसको याद करना होगा। आप पूरी हिंदी उसके बाद बहुत ही इजी तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बेस चैप्टर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे? वर्णों के उच्चारण स्थान। अब ये मैं जो आपको पढ़ाऊंगी ये ट्रिक मेथड में आपके लिए लेकर आई हूं। इससे जो है ये आपका वर्णमाला का चार्ट आपकी टिप्स पर होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम किसी भी वर्ण या अक्षर को हम कैसे बोल पाते हैं। भाई किसी भी अक्षर या वर्ण को हम अपनी जीभ के द्वारा ही तो बोल पा रहे हैं। अगर हमारी जीभ होगी ही नहीं तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। भाई आपकी जीभ जो है अलट पलट रही है तभी तो आप हम सब कुछ बोल पा रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ। ठीक है, तो समझ में आया वर्णों या अक्षरों को हम किस प्रकार बोल सकते हैं? जीभ से बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटे से डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पर कुछ समझाऊंगी जिसके अकॉर्डिंग हमारा वर्णमाला का जो है चार्ट रेडी होगा। मेरी ड्राइंग इतनी कुछ अच्छी नहीं है पर फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, भाई यहां पर आपका होगा कंठ, पहला होगा आपका कंठ, यहां पर आपका होगा, दूसरा होगा आपका तालु। भाई हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं आना है हमें। भाई यहां हमारा क्या होता है? कंठ होता है। कंठ से हम थोड़ा आगे चलते हैं तो आपका क्या होगा? तालव्य होगा। ठीक है, तालव्य या तालु दोनों ही चीज हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट होगा आपका मूर्धन्य। मूर्धन्य या मूर्धा भी इसको हम बोल सकते हैं। भाई पहले हम कंठ पे आते हैं, फिर थोड़ा ऊपर चलते हैं, तालु पर आते हैं, तालु से थोड़ी आगे जाएंगे तो हम आएंगे मूर्धन्य पर। ठीक है, फिर आएंगे हम दंतव्य पर, इसके बाद थोड़ा ऊपर चलेंगे, दंतव्य पर आएंगे, और दंतव्य से बाहर की तरफ अगर आप आएंगे तो आप आएंगे ओष्ठ पर। किस पर आएंगे? ओष्ठ पर। ठीक है,
तो ये जो मैंने क्रम आपको लिखवाया है, इसी क्रम से हम जो है अपना वर्णमाला का चार्ट रेडी करेंगे। पहला आपका हो गया कंठ, दूसरा आपका हो गया तालु, ठीक है, तीसरा आपका हो गया मूर्धन्य, चौथा आपका दंतव्य होगा, और पांचवा आपका ओष्ठ्य हो गया। तो इस छोटे से डायग्राम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार सीक्वेंस से हम अपनी वर्णमाला का चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के माध्यम से बनाया था ये डायग्राम। अब चलते हैं हम अपना वर्णों के उच्चारण स्थान की तरफ, जो मैं आपको चार्ट बनाना सिखा रही हूं, ठीक है। पहला आपका मैंने क्या बताया था, कंठव्य वर्ण, क्या बताया था, पहला कंठव्य वर्ण। और दूसरा आपका क्या बताया था मैंने, दूसरा आपका था तालव्य वर्ण, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपका बताया था मूर्धा या मूर्धन्य वर्ण, मूर्धा या मूर्धन्य वर्ण। चौथा मैंने आपको बताया था दंतव्य वर्ण। पांचवा मैंने आपको क्या बताया था, ओष्ठ्य वर्ण, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, मैंने इसी सीक्वेंस में आपको डायग्राम में करके बताया था, ठीक है। तो पहला हम लेंगे कंठव्य वर्ण, दूसरा लेंगे तालव्य वर्ण, तीसरा आपका मूर्धन्य वर्ण होगा, चौथा आपका दंतव्य होगा, और लास्ट आपका फिफ्थ नंबर क्या होगा, ओष्ठ्य वर्ण। अब इसी प्रकार हम वर्गों का समूह देखते हैं। भाई कंठव्य वर्ण में आपका पहला आएगा क वर्ग, क्या आएगा, कंठव्य वर्ण में आपका पहला आएगा क वर्ग, ठीक है। फिर आपका आएगा च वर्ग, फिर आपका आएगा ट वर्ग, फिर आपका आएगा त वर्ग, फिर आपका आएगा प वर्ग। तो हम ये वर्ग कैसे याद करते हैं, भाई बहुत से स्टूडेंट जो है बिगनर भी होंगे, जिन्होंने हिंदी को कभी ना ही समझा है ना ही पढ़ा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रिक वाइज लेकर चलूंगी, ठीक है। भाई पहला मैं आपको एक शब्द लिख रही हूं यहां पर, कचट तप। क्या लिखा मैंने यहां पर, कचट तप लिखा। भाई कचट तप को आप 2-3 बार अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स के साइड में रफ पेज पर, कचट तप कचट तप कचट तप। इसको आप 5-6 बार रिवाइज कीजिए, आपको ये क्रम याद हो जाएगा जो मैंने ये वाला क्रम लगाया है, ठीक है। क च ट त प, तो ये वर्ग आपके 5 के 5 तैयार हो गए हैं इस शब्द के माध्यम से, ठीक है। कचट तप, इसी प्रकार नीचे लंबा करके आपको लिखना है कचट तप, ठीक है। अब आते हैं कि क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, च वर्ग में आपके कौन कौन से अक्षर आएंगे, और ट वर्ग में, त वर्ग में, और फिर प वर्ग में, ठीक है। भाई ये जो स्टूडेंट हिंदी थोड़ी बहुत जानते होंगे या जिन्होंने पढ़ी होगी, उन सभी को ये सब पता होगा कि कै वर्ग में क्या आता है, चै वर्ग में क्या आता है। आपका जो मेन टास्क है वो ये है कि इस वर्ग में अन्य और जो अक्षर आते हैं वो कौन से आते हैं, वो समझने और याद करने में स्टूडेंट को दिक्कत होती है। उसी की जो मैं आपको एक ट्रिक लेकर आई हूं, उसी के माध्यम से आपको याद करवाऊंगी, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि क वर्ग में आपका क्या क्या आएगा। तो क वर्ग में आपका आएगा क ख ग घ अंगः च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अणा। फिर आपका आता है त वर्ग, त वर्ग में आपका त थ द ध न। फिर आएगा आपका प फ ब भ म। तो आपको मैंने पांचों के पांचों वर्ग के ये 25 अक्षर जो है लिखवा दिए हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं, तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे, ये वाले 25 होते हैं, ठीक है। कौन से वाले, कचटतप वाले 25 ये जो होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि इस वर्ग में इनके अलावा और कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इस वर्ग में आपका इनके अलावा आएगा अ, आ, ह और विसर्ग। क्या आएगा, अ, आ और
ह और विसर्ग। ठीक है, पहले मैं आपके सारे लिखवा देती हूं, फिर उसके बाद एक एक करके हम ट्रिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आएगा आपका ई, बड़ी ई, य और श। ठीक है, नेक्स्ट आपका ट वर्ग है। ट वर्ग में आपका आएगा री, र और श। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है त वर्ग। त वर्ग में आपका क्या आएगा, ल और स। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प वर्ग। प वर्ग में क्या आएगा, उ और बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये सारा चार्ट जो है मैंने रेडी कर दिया है। अब चलते हैं इसकी ट्रिक की तरफ, कि ट्रिक के माध्यम से आप इन अक्षरों को कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी पहली ट्रिक की तरफ। भाई पहला है आपका कंठव्य वर्ण। क्या है, कंठव्य वर्ण। और कंठव्य वर्ण का पहला क्या है आपका, क वर्ग। ठीक है, भाई बचपन में जब सभी ने पढ़ना शुरू किया है, तो जब प्राइमरी लेवल पर हम पढ़े तो उसमें हम कैसे क्या पढ़ा है, हमने क से कबूतर पढ़ा है। ठीक है, तो हम रिलेट करेंगे क से कंठव्य और क से हमने क्या पढ़ा है, कबूतर। भाई एक छोटा बच्चा है या कोई भी आप पर्सन ले लीजिए, तो कबूतर ने उसके कंठ में अपनी चोंच मार दी। ठीक है, क्या मार दी, कबूतर ने उसके कंठ में अपनी क्या मार दी, चोंच मार दी। ठीक है, तो उसका जो मित्र है उसकी मजाक बना रहा है कि आहा मजा आया, कबूतर ने तेरे कंठ में चोंच मार दी। तो उसने क्या बोला, आहा। क्या बोला, आहा। तो आहा से आप रिलेट करेंगे इन तीनों वर्णों को। ठीक है, भाई उसने कहा कि आहा कबूतर ने तेरे कंठ में चोंच मार दी, मजा आया। ठीक है, तो हम आहा से क्या रिलेट करेंगे, भाई आहा का हम ए ले लेंगे, पहला। पहला हो गया, पेन का कलर मैं चेंज कर सकती हूँ जिसमें आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अ से आपका क्या हो गया, पहला अ, और पूरे आ से आपको यहां उठाकर आपने आ रख दिया, और ह से आपने यहां हा रख दिया, और विसर्ग को हम ह के रूप में जानते ही हैं, तो आप विसर्ग ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहली ट्रिक सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। भाई कबूतर ने उसके कंठ में चोंच मार दी, तो उसके दोस्त ने उसका मजाक बनाया कि आहा मजा आया, कबूतर ने तेरे कंठ पर चोंच मार दी। तो आहा हम यहां पर लिखेंगे, ये मैं आपको यहां पर लिख देती हूं, ये है आपकी ट्रिक। ये आपको कॉपी में एक साइड में इसी के सामने लिखते हुए चलेंगे, यहां पर जगह नहीं है वरना मैं लिख देती। ठीक है, आप अपनी कॉपी में नोट्स जो बना रहे हैं उसमें साइड में यहीं पर ट्रिक लिखते चलेंगे, जिससे आपको ये सब याद रह जाएगा। ठीक है, तो पहली ट्रिक सभी को समझ आ गई। अब चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। भाई दूसरा है आपका तालव्य वर्ण। ठीक है, और च से आपने क्या पढ़ा है, च से सभी ने च चम्मच पढ़ा है। ठीक है, तो एक माँ जो है वो अपने बच्चे को चम्मच से दूध पिला रही है। ठीक है, अब जब चम्मच से वो दूध पिला रही थी तो क्या होता है, चम्मच उसके तालू में लग जाती है। तालव्य यानी तालू भी मैंने बताया था, तालू या तालव्य दोनों बोल सकते हैं। तो चम्मच उसके तालव्य में लग जाती है, बच्चा रोता है। अब बच्चा जब रोएगा तो कैसे साउंड निकालेगा, वो ई और ई के ही तो साउंड निकालेगा। भाई बच्चा रोएगा ई ई ऐसे ही तो करके रोएगा। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ, कंठ में तालव्य में चम्मच लग गई। तो बच्चा कहता है यस। तो क्या कहता है, यस। तो यस से आप क्या रिलेट करेंगे, य और श को। ठीक है, ट्रिक मैं बता रही हूं, आप आगे इसी के साथ लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो दूसरी ट्रिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एक माँ चम्मच से अपने बच्चे को दूध पिला रही है, चम्मच उसके तालू में लग गई, बच्चा रोया, ई की साउंड निकाली। ठीक है, फिर माँ ने पूछा क्या हुआ, कि तालव्य में चम्मच लग गई। तो बच्चे ने क्या कहा, यस। तो यस से आप रिलेट करेंगे य और श को। तो दूसरी ट्रिक भी आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी तीसरी ट्रिक की तरफ। भाई तीसरा क्या आता है आपका, मूर्धन्य वर्ण यानी मूर्धा, यानी जो अक्षर या वर्ण आपके मुख द्वारा बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, तो इसमें आपका आता है री, र और श। भाई मैं आपको यहां पर लिख देती हूँ ऋषि। क्या लिखा मैंने आपको, ऋषि लिखा। अब ऋषि में आपको किस किस अक्षर का साउंड आ रहा है, र से री का आ रहा है, फिर र का आ रहा है, फिर आपका आ रहा है षटकोण वाले श का। तो तीनों अक्षर हम यहां लिख देंगे। ठीक है, अब इसके कैसे रिलेट करेंगे, भाई ऋषि मुनि लोग कहाँ रहते हैं, ऋषि मुनि लोग आपके जंगल में ही तो रहते हैं, और जंगल में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, फल फूल पत्ती यही सब तो खाते हैं। तो हम रिलेट करेंगे, ट से क्या हमने पढ़ा है, ट से टमाटर पढ़ा है। क्या पढ़ा है, ट से टमाटर। तो मैं पूछूंगी आपसे कि ऋषि लोग और मुनि लोग जो जंगल में रहते हैं वो क्या खाते हैं, भाई फल फूल पत्ती। तो आप क्या बताएंगे, भाई ट से टमाटर खाते हैं। तो आप क्या रिलेट करेंगे, मूर्धन्य से मुख से बोले जाते हैं। ठीक है, ट से टमाटर कौन खाता है, र से ऋषि खाता है। मूर्धन्य वर्ग में आपके र से ऋषि आते हैं, मूर्धन्य में क्या आते हैं, र से ऋषि। तो आपको तीसरी ट्रिक भी बहुत बखूबी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आप
हमारी चौथी ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट है आपका दंतव्य वर्ण। क्या है? दंतव्य वर्ण। अब त से हम एक लड़की का नाम रखते हैं भाई, त से हम तानी हो गया, ठीक है, त से क्या हो गया? तानी। अब तानी जो है वो लाल साड़ी पहन कर आती है भाई, ल से आपका लाल हो गया और स से आपका क्या हो गया? साड़ी। तो क्या होगा दंतव्य में? तानी जो है लाल साड़ी पहनकर आती है, तानी लाल साड़ी पहनकर आई और लोगों ने क्या किया? दांतों तले उंगली दबाई। भाई तानी लाल साड़ी पहनकर आई और लोगों ने क्या किया? दांतों से उंगली, दांतों के तले उंगली दवाई से आप रिलेट कर सकते हैं दंतव्य वर्ण को। दांतों तले उंगली दवाई से आप क्या रिलेट करेंगे? दंतव्य को। त से आप रिलेट करेंगे तानी को, ल से आप करेंगे लाल को, स से आप करेंगे साड़ी को। तो तानी लाल साड़ी पहनकर आई और लोगों ने क्या किया? दांतों तले उंगली दबाई। भाई चौथी ट्रिक भी आपको बहुत ही बखूबी अच्छे से समझ आ गई होगी। आशा करती हूं कि ऊपर की चारों ट्रिक आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका औष्ठीय वर्ण। क्या आता है? औष्ठीय, जो होठों से बोले जाते हैं, ठीक है। तय वर्ग जो मैंने आपको बताया ये दंतव्य वाला, ये त थ द ध न जो है, ये आपकी जो जीभ है वो दांतों को टच कर रही होगी। आप बोलकर देखिए, त थ द ध न। आपकी जो जीभ है वो कहां टच हो रही है? आपके दांत में। बिना जीभ टच किए दांतों में आप ये वर्ग नहीं बोल पाएंगे, ये वाला। इसमें जो है आपकी जीभ दांतों से टच होगी तभी आप ये वर्ण बोल पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है औष्ठीय। तब औष्ठीय की ट्रिक देखते हैं। भाई पैसे हमने पतंग पढ़ा है, ठीक है, सभी ने पैसे पतंग पढ़ा है। भाई इसमें आया आपका ऊ और ऊ। भाई एक बच्चा छत पर पतंग उड़ा रहा है, उसकी पतंग जो है कट गई। अब वो किस प्रकार रोएगा? वो रोएगा ऊ ऊ करके, ठीक है, ऊ ऊ ऐसे ही तो रोएगा वो, उसकी पतंग कट गई। तो आपको ये रिलेट करना है प पतंग से, ठीक है। अब ये जो अक्षर हैं आपके, ये होठों द्वारा बोले जाते हैं। भाई होठों का मूवमेंट होता है, आपस में आपके होठ जुड़ते हैं तभी आप ये वर्ग बोल पाएंगे। आप बोलकर देख लीजिए, प फ ब भ म। अब जैसे मैं बोल रही हूं तो होठों का मूवमेंट आपका होगा, आपके होठ एक दूसरे को टच करेंगे तभी आप जो है ये वर्ण बोल पाएंगे। तो आशा करती हूं कि आपको जो मैंने वर्णमाला का चार्ट ये बनाया है बहुत ही प्रॉपर और सरल तरीके से आपको बताया है, ठीक है। आशा करती हूं कि सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये जो पूरा चार्ट है, ये जो मैंने आपको सिखाया है, इसमें से एग्जाम में आपके वर्णमाला में से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके 4 से 5 नंबर पक्के करने की मैं आपको गारंटी देती हूं, ठीक है। भाई ये आपको याद करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? 4 से 5 बार इसको लिखकर देखेंगे, आपको बहुत आसानी वे में या आप याद कर पाएंगे इसको, है ना। बाकी मैंने इनको याद करने की आपको बहुत ही सिंपल और फनी ट्रिक भी बता दी है, ठीक है। आशा करती हूं कि सभी को मेरी ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। और पूरा चार्ट आप जो है 2 से 3 बार लिखिए, फिर उसको याद कीजिए, फिर ट्रिक को याद कीजिए, आप बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। भाई हर अक्षर, वर्णमाला का हर अक्षर कुछ ना कुछ कहना चाहता है। वर्णमाला का हर अक्षर कुछ ना कुछ कहना चाहता है, बस आपको उसको समझने का जज्बा होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होगा आपका नासिक्य और अनुनासिक वर्ण। क्या होगा नेक्स्ट? नेक्स्ट होगा आपका नासिक्य और अनुनासिक वर्ण। भाई नासिक्य और अनुनासिक वर्ण आपके कौन से होते हैं? भाई नासिक्य और अनुनासिक वर्ण वो होते हैं जिनको हम नाक और अपने मुख द्वारा बोल पाते हैं। जिनको हम अपने नाक और मुख के द्वारा बोल पाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? नासिक्य और अनुनासिक व्यंजन। यानी हर वर्ग का 5वां अक्षर आपका क्या कहलाएगा? नासिक्य। हर वर्ग का 5वां अक्षर आपका क्या कहलाएगा? नासिक्य व अनुनासिक कहलाता है। हर वर्ग का 5वां अक्षर नासिक्य व अनुनासिक कहलाता है। अब मैं चार्ट में आपको दिखलाऊंगी कि कौन सा वाला होता है, ठीक है। ये सभी की समझ आ गया कि हर वर्ग का 5वां अक्षर
नासिक्य और अनुनासिक कहलाएगा। ठीक है, अब पिछले पेज पर देखते हैं, ये मैंने आपको चार्ट बनाया था। ठीक है भाई, क वर्ग है आपका, हर वर्ग का 5वां अक्षर, तो 5वां अक्षर कैसे पढ़ेंगे, 1 2 3 और 4, और आपका ये वाला हो गया 5वां। तो हर वर्ग का 5वां अक्षर आपका क्या कहलाएगा, अनुनासिक और नासिक्य। तो आपके आप बोलकर देखिए, अंगह, इय, अण, न, म, ये आप अपनी नाक और मुंह द्वारा ही तो बोल पा रहे हैं। तो हर वर्ग का 5वां अक्षर क्या हो गया आपका, अनुनासिक और नासिक्य। सभी को समझ आ गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम। मैं आपको पंचमाक्षर का एक नियम बताने वाली हूं, उसके लिए मैं एक बार और आपकी ये टेबल लिख लेती हूं यहां पर ऐसे, क ख ग घ अंगः, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, फिर है आपका त थ द ध न, प फ ब भ आपका म। ठीक है, तो मैंने ये अक्षर आपके लिख लिए हैं। अब मैं कुछ शब्द आपके लिए लिखूंगी और उससे हम जो है एक नियम जानेंगे, वो जो है पंचमाक्षर का नियम। ठीक है, तो पहला मैंने आपका लिखा बंद, क्या लिखा, पहला मैंने लिखा आपका बंद। ठीक है, और दूसरा मैं लिखती हूं यहां पर बम्पर, क्या लिखा मैंने, बम्पर। अब जो देखिए, बंद को मैं अगर खोलकर लिखती हूं तो वह कैसे लिखती हूं, ब आधा न और द। ठीक है, बंद को मैंने खोलकर लिखा तो मैंने लिखा ब आधा न और द। ठीक है, अब नेक्स्ट बम्पर को यदि मैं खोलकर लिखती हूं तो क्या लिखूंगी, बम्पर। ठीक है, ब आधा मैं पै और रे। ठीक है भाई, यहां पर जो अंका बिंदा न साउंड कर रहा है वही अंका बिंदा यहां पर म साउंड कर रहा है, आपने देखा होगा। भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि दोनों अंके बिंदे सेम है, तो न ही क्यों नहीं दोनों में आया। तो ये आपका पंचमाक्षर का नियम है जो आप अब समझेंगे। ठीक है भाई, ये बिंदी जो है, इस बिंदी से बाद वाला अक्षर उठाएंगे, क्या उठाएंगे, बंद में जहां पर बिंदी लगाएंगे हम, बिंदी से अगला अक्षर द जो है वो उठाएंगे। अब चलेंगे चार्ट की तरफ कि द इसमें कहां आ रहा है, भाई द तय वर्ग में ही तो आ रहा है। अब इस द का पंचमाक्षर क्या है, न हुआ ना, तो द का पंचमाक्षर आपका क्या हुआ, न। तो इसी कारण ये बिंदी यहां पर न का साउंड दे रही है। सभी समझ में आ गया होगा सभी को कि आपका द का पंचमाक्षर क्या है, न। तो इसीलिए आपकी ये अंकी बिंदी यहां न के रूप में बदल रही है। तो सभी ध्यान देंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आता है आपका बम्पर। अब अंकी बिंदी कहां पर है, अंकी बिंदी से अगला अक्षर कौन सा है, प। कौन सा है, प। तो हम चलते हैं प वर्ग की, ये रहा प वर्ग की तरफ। अब प का पंचमाक्षर क्या है आपका, म। क्या है, प का पंचमाक्षर आपका म होगा। तो इसीलिए ये अंकी बिंदी यहां पर म के रूप में बदल रही है। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। भाई आपको क्या करना है, अंकी बिंदी का अगला अक्षर उठाना है द, द वर्ग में जाना है, द का पंचमाक्षर देखना है क्या है, न। तो आपकी बिंदी न के रूप में बदल गई। अब बम्पर में अंकी बिंदी के बाद क्या है, प में जाना है, प वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, म। तो इसीलिए ये जो बिंदी बदली वो म के रूप में बदली। अब एक दो एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा कंठ। कंठ को यदि मैं खोलकर लिखती हूं तो कैसे लिखूंगी, कंठ। ठीक है, कैसे लिखूंगी, कंठ। ठीक है, अब ये जो अंकी बिंदी है उससे अगला अक्षर क्या है आपका, ठ। ठ वर्ग में जाएंगे, ठ वर्ग कहां है, ये रहा। ठ का पंचमाक्षर क्या है आपका, अण। तो ये बिंदी किस में बदल गई, इस वाले अण के रूप में। नेक्स्ट में आपका लिखती हूं पंचम। क्या उठाया मैंने, पंचम। आप पंचम को आप कैसे खोलकर लिखेंगे, पंचम को आप इस तरह से खोलकर लिखते हैं। भाई अंके बिंदी के बाद क्या है आपका, च वर्ग। क्या है, च। तो अंकी बिंदी के आपका क्या अक्षर है, च। च वर्ग में जाएंगे, च वर्ग ये रहा आपका। च वर्ग में पंचमाक्षर क्या है, इया। तो आपका यहां पंचम में इया के रूप में आपकी बिंदी जो है वो बदलती है। एक और उठा लेते हैं हम, एक मैंने आपका उठाया दिनांक। अब दिनांक को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे यहां पर नीचे लिख देती हूं मैं, दिनांक को लिखते हैं हम ऐसे। ठीक है, अब अंकी जो बिंदी है वो कहां है आपकी, अंकी बिंदी जो है
क उठाएंगे, है ना, कई तो उठाएंगे, न के बाद ये अक्षर है, न पर आपकी बिंदी होगी और क उठाएंगे भाई। क वर्ग ये रहा आपका, क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, ये रहा अंगः। तो इसको दिनांक को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो सभी को पंचमाक्षर का नियम भी बहुत आसान तरीके में मैंने समझाया है, सभी को ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। नासिक्य और अनुनासिक वर्ण कौन से बताए मैंने, हर वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है, नासिक्य और अनुनासिक कहलाएगा, ठीक है। अब इसका जो मैंने बताया, बंद की बिंदी बदली न के रूप में, तो आप देखेंगे द वर्ग को, ठीक है। बंपर की बिंदी बदलती है म में, कंठ की बिंदी बदलती है ण में, पंचम की य में, दिनांक की आपकी ण में बदलती है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ये सभी समझ में आ गए होंगे। अब कुछ और वर्ग हैं, कुछ और वर्ण हैं जो किसी अन्य वर्ग में आते हैं, अब हम उनकी तरफ चलते हैं, ठीक है। भाई पहला आपका आएगा कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण, ठीक है। तो कंठ तालव्य वर्ण में हम कंठ तालव्य वर्ण जो है आपके, वो होते हैं आपके अ और ए, ठीक है। कंठ तालव्य वर्ण कौन से होते हैं आपके, ये अ और ए, ये दोनों जो है आपके कंठ तालव्य से बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंठ औष्ठ। कंठ औष्ठ से नेक्स्ट है आपका कंठ औष्ठ, और जी तीसरा आपका हो गया दंतौष्ठ। इसमें आपका आएगा ओ और औ, ओ और औ जो आपके बोले जाएंगे वो आपके बोले जाएंगे कंठ औष्ठ से। दंत औष्ठ से आपका एक व बोला जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों को आप लिख सकते हैं। कंठ तालव्य वर्ण से ए और ए आपके कहां से बोले जाएंगे, कंठ तालव्य से। ओ और ओ आपके कहां से बोले जाएंगे, कंठ औष्ठ से। और आपका व कहां से बोला जाएगा, दंत औष्ठ से। कहां से बोला जाएगा, दंत औष्ठ से। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्पर्श व्यंजन। मैंने आपको बताए थे 25, कौन से वाले होते हैं ये, कचट तप वाले। मैंने अभी आपको बताया था जब टेबल बनाई थी, कौन से होंगे ये, कचट तप वाले, ठीक है। अब आप पे आते हैं जो मैंने आपको बताए नहीं थे, मैं वो आपको बता रही हूं अब। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या होगी 4। और ये कौन से होंगे, ये होंगे आपके य, र, ल और व। तो ये आपके जो बोले जाते हैं वो पेट से, यानी अंदर से इनकी आवाज आती है, अंदर से हम इनको बोल पा रहे हैं। पेट का जोर आपको इनको बोलने में लगता है। आप बोलकर देख लीजिए, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 4। स्पर्श व्यंजन की मैंने आपको 25 बता दी है, जो कि कचटतप वाले 25 होते हैं, वो होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ये होते हैं य, र, ल, व। अब आप इनको बोलकर देखेंगे तो अंदर से इनकी आवाज आई है, इसीलिए इनका नाम क्या है, अंतस्थ व्यंजन। भाई हम बोल रहे हैं य, र, ल, व, तो हम पेट से अपने बोल पा रहे हैं, ठीक है। अंदर तक का जोर इनको बोलने में लगता है, तो ये कहां से बोले जाते हैं, पेट से बोले जाते हैं। नेक्स्ट आया आपका ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्या आता है आपका ऊष्म व्यंजन। भाई इनकी संख्या भी कितनी होती है, इनकी संख्या भी 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं, श, श, स, ह, ठीक है। कौन से होते हैं, श, श, स और ह, ठीक है। अब इनको बोलने से गर्म हवा हमारे मुख से बाहर आती है, गर्म हवा मुख से। भाई आप ऊष्म व्यंजन को बोलेंगे, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं, श, श, स और ह, ठीक है। इनको बोलते समय हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर आती है, आप बोलकर देख लीजिए, ठीक है। इनको बोलने से क्या, कौन सी हवा बाहर आती है, गर्म हवा बाहर आती है। नेक्स्ट होगा आपका संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्या होगा आपका, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन भी कितने होंगे आपके, 4। संयुक्त व्यंजन कितने होंगे, 4। कौन कौन से होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। यहां पर लिख देती हूं मैं, क्ष, त्र, ज्य, ज्ञानी।
इसको ज्ञ ज्ञानी नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, ज ज्ञानी, ज ज्ञानी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। क्षत्र ज्ञ और श्र, अब ये दो से मिलकर बने हैं इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो से मिलकर बने होते हैं, ये क्या संयुक्त व्यंजन आपके कितने होंगे, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होगी। कौन कौन से होंगे, क्षत्र ज्ञ श्र, ये दो से मिलकर बने होते हैं इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब किस प्रकार ये दो से मिलकर बने हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। भाई क्ष बना है आपका क, आधा क और पूरे श से। भाई ये आधा क क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसके नीचे हलंत आ गया, ठीक है। हलंत अगर इसके नीचे आता है तो आपका वर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। अब त्र जो आपका बना है आधा त प्लस पूरे रे से, ये हलंत आपको विशेषकर ध्यान रखना है, बिना हलंत के नहीं लिखेंगे इसे, ठीक है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज भी करेगा क्वेश्चन देकर, मैं वो आपको यहां पर बताऊंगी अभी। ये बना है आपका आधा ज और आपके य से, ठीक है। श्र बना है आपका आधा श प्लस र से, तो ये अलग अलग दो से मिलकर बन रहे हैं ना, ये श आपका अलग है ना, और ये आपका अलग है, ठीक है। क आपका अलग हो गया और श आपका अलग, तो ये दो से मिलकर बन रहे हैं। किससे मिलकर बन रहे हैं, दो से मिलकर। तो जो दो से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे, ठीक है। सभी को समझ आ गया। अब एग्जामिनर जो है आपको इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, ये जो श है किस किस से मिलकर बना है, तो आपको इस प्रकार वो ऑप्शन देगा। भाई पहला ऑप्शन उसने दे दिया क प्लस श, ठीक है। दूसरा आपने ऑप्शन दिया उसने क और श, कोई हलंत नहीं लगाया, ठीक है। फिर आपको उसने दिया क और स, फिर आपको उसने दिया क और श। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा लगाना है, ठीक है। आपको कौन सा लगाना है भाई, क जिसमें हलंत लग रहा है, आधा क और षटकोण वाला श, ठीक है, याद रखेंगे। आधा क और षटकोण वाला श आपका सही होगा। भाई कुछ बच्चे जो एकदम ध्यान नहीं देंगे इस पर, हलंत पर ऐसे ही लिखेंगे, तो वो ये भी लगा कर आ सकते हैं, ये जो कि आपका गलत होगा। कुछ ये भी लगा के आ जाते हैं, वो भी गलत होगा। तो आपको ध्यान रखना है क के नीचे हलंत होगा और आपका षटकोण वाला श होगा। इसी प्रकार से बाकी भी आपके इन तीनों से भी इसी प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो संयुक्त व्यंजन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, क्षत्र ज्ञ श्र, ये दो से मिलकर बने होते हैं इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्ष बनता है आपका आधा क और षटकोण वाले श से, त्र बनेगा आपका तय और रै से, ज्य बनेगा आपका जय और इय से, इसीलिए इसको जिय जानी पढ़ते हैं, ज्ञ ज्ञानी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जिय ज्ञानी पढ़ेंगे। इय है ना आपका, इसीलिए ये साउंड जिय ज्ञानी की देगा। क्ष आपका बनेगा श प्लस रै से। तो सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब ये जो है यरल वो मैंने आपको बताए थे, उसमें एक पॉइंट छूट गया है, वो आप नोट कर लीजिए। कहां गया आपका ये, भाई य व र ल जो होते हैं आपके स्वरों की जगह यूज होते हैं। किसकी जगह, स्वरों की जगह, स्वरों की जगह भी इस्तेमाल होता है इनका। किनका, य व र और ल का, ठीक है। ये आप उसी जहां ये आपके नोट्स बने हैं ये वाले, उसी में ये ऐड कर लेंगे, ठीक है। भाई य व र ल जो आपके होते हैं इनका प्रयोग हम स्वरों की जगह भी करते हैं। आप कैसे करते हैं, अब वो देख लेते हैं। भाई मैंने लिखा कौवा, भाई कौवा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस स्वर की जगह मैंने किसका यूज किया, व का यूज। भाई आपका ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों आपके सही हैं। तो य व र ल जो होंगे आपके स्वरों की जगह भी इस्तेमाल इनका हम कर सकते हैं। जैसे मैंने कौवा लिखा, कौवा में आपका आ स्वर है, ठीक है, स्वर है ना, तो स्वर की जगह इसका भी प्रयोग कर सकते हैं व। तो मैंने आपका क्या लिखा यहाँ पर, कौवा लिखा, ठीक है। अब एक और दूसरा शब्द मैं लिखूं, जैसे यहां लिख देती हूं, ठीक है, महिलाएं, ऐसे भी लिखते हैं। और महिलाएं आप कैसे लिखेंगे, महिलाएं आप ऐसे भी लिखेंगे।
तो ये जो है दोनों ही आपके सही हैं। क्या सही है? दोनों महिलाएं, दोनों प्रकार से लिखे हुए महिलाएं जो हैं वो सही हैं। भाई ये आपका स्वर है ए, अब इसकी जगह आपने ये का यूज कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये व रेले को हम स्वरों की जगह भी यूज कर सकते हैं। भाई महिलाएं ऐसे भी सही है और ऐसे भी सही है। तो ये वाला पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उत्क्षिप्त व्यंजन, हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन रह गए अभी, कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होंगे आपके? ड़ और ढ, ठीक है। कौन से होंगे? ड और ढ। तो छोटा कर लेते हैं ताकि हम बाकी चीज भी इसमें ऐड कर पाए, ठीक है। मैंने लिखा उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन आपके कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो, अड़ और ढ। अब एक बात याद रखेंगे कि उत्क्षिप्त व्यंजन जो है हिंदी की देन है, ये पूर्णतः हिंदी से आए हुए हैं। ये ना ही संस्कृत के हैं, ना ही अरबी के हैं और ना ही फारसी के हैं। ये किसकी देन है? उत्क्षिप्त व्यंजन जो है आपकी हिंदी की देन है, प्रॉपर हिंदी के शब्द हैं ये, ठीक है। सभी को समझ आ गया होगा कि अड़ और ढ आपका उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन जो है पूर्ण रूप से हिंदी की देन माना गया है। क्या माना गया है? पूर्ण रूप से हिंदी की देन माना गया है। इनकी खास बात है कि कोई भी वर्ण इनसे शुरू नहीं होगा। इनकी ये खास बात है, आप नोट में लिख लीजिए। भाई ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन से कोई भी अक्षर शुरू नहीं होगा। कोई भी अक्षर शुरू नहीं होगा। ये बीच में या बाद में आते हैं। बीच में आएंगे अक्षर के या बाद में आएंगे। सभी को पता चल गया उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में जो मैंने बताया? भाई अड़ और ढ से कोई भी अक्षर आपका शुरू नहीं होगा। अब आप कहते हैं कि मैम ढोलक और डलिया, तो ये जो अंकी बिंदी है ये है इनकी पहचान, ठीक है। वो आपका जो शुरू होगा ऐसे शुरू होगा, डलिया, ड से डलिया। इसके नीचे बिंदी लगा देंगे तो ये गलत है, इसके नीचे बिंदी नहीं लगेगी, ठीक है। इस ड के नीचे बिंदी नहीं लगेगी। जो आपका कचटतप में जो आते हैं ना, ये बिना बिंदी वाले होते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रीवियस करके दिखा भी देती हूँ पेज पर। भाई ये जो है ना आपके, ये बिना बिंदी वाले हैं, इनके नीचे बिंदी नहीं है, गौर से देखिए इन्हें, ठीक है। तो इनसे जो शब्द शुरू होंगे वो होंगे, भाई इससे ड से डलिया शुरू हो जाएगा और ढ से ढोलक शुरू हो जाएगा। उत्क्षिप्त व्यंजन जो है उनकी पहचान है ये अंकी बिंदी नीचे, ठीक है। तो ये और ये दोनों अलग हैं, सभी समझ रहे होंगे। अब चलते हैं अभी अपने उसी पेज पर। हाँ, तो इस ड से ये डलिया शुरू होगा और उस जो वो वाला जो ढ है उससे आपका ढोलक शुरू होगा, ठीक है। तो ये जो है ये आपके बीच में ही आएंगे अक्षर के, ठीक है। किस में आएंगे? अक्षर के बीच में। अब जैसे मेंढक लिखूं मैं, ठीक है, यहां मैंने लिखा मेंढक, तो उसमें ये आएगा आपका बीच में, ये वाला ढ। ये वाला ढ कहाँ आया? आपका बीच में, ठीक है। तो ये अपवाद में आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। ड से उस वाले ड से डलिया आपका बनेगा जो आपका वर्णमाला का चार्ट में मैंने कचटतप वाले में लिखवाए हैं, ठीक है। और इसी से ये ढोलक शुरू होगा, अंका बिंदा इनके नीचे नहीं लगेगा। अब ये वाला जो है ये आपका बीच में आएगा मेंढक। क्या आएगा? ये आएगा आपका मेंढक बीच में, ठीक है। अब इसमें एक और अपवाद है, पंडित। पंडित, अब आप कहेंगे मैम ये तो बीच में आ रहा है, तो आपका ये वाला सही होगा, ठीक है। ये वाला सही नहीं होगा, ये नहीं सही होगा। क्यों नहीं सही होगा वो आपको बता देती हूं। क्योंकि पंडित जो है अपने आप में एक संस्कृत का शब्द है, ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है और संस्कृत से डेड है, आए ही नहीं है, वो तो पूर्ण हिंदी की देन है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ आपकी हिंदी की देन है, पूर्ण हिंदी का रूप है ये। और पंडित जो आपका शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, इसीलिए ये अपवाद में आता है। ये आपका गलत होगा, इसके नीचे अंका बिंदा, आपका सही होगा बिना अंका बिंदा, ये वाला आपका सही माना जाएगा क्योंकि ये संस्कृत का है, ठीक है। तो आपको ढ और ढ में सब कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, सभी समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं
अनुनासिक और अनुस्वार की तरफ। नेक्स्ट आपका होगा अनुनासिक। अब अनुनासिक क्या होते हैं, और ये आपका होगा अनुस्वार। ठीक है भाई, अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? चंद्र बिंदु के रूप में, चंद्र बिंदु के रूप में जानते हैं। अब इसके एग्जांपल मैं आपको दे देती हूं। एक आपका हो गया मां, एक आपका हो गया सांस, और एक आपका हो जाएगा हंसी। ठीक है, तो इन सभी पर चंद्र बिंदु आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे? अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक सभी समझ गए। अब नेक्स्ट आता है आपका अनुस्वार। इसको हम बिंदी के रूप में भी जानते हैं। इसको बिंदी के रूप में भी जानते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण एक हो गया आपका गंगा, और नेक्स्ट हो गया आपका संगी। ठीक है, एक आपका हो जाएगा गंगा, एक आपका हो जाएगा संगी, और एक आपका हो जाएगा इसमें चंदा। ठीक है, क्या होगा? चंदा। ऐसे ही आप छांटकर और भी उदाहरण अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो आपको अनुनासिक और अनुस्वार को भी मैंने समझा दिया। भाई, अनुनासिक आपका चंद्रबिंदु होता है, जहां पर चंद्रबिंदु लगता है, जैसे आपका मैंने लिखवाया मां, सांस और हंसी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुस्वार। भाई, इसको हम बिंदी के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? बिंदी के रूप में भी जानते हैं। पहला आपका होगा गंगा, दूसरा आपका होगा संगी, और तीसरा आपका होगा चंदा। ठीक है, तो आशा करती हूं कि मैंने अपनी पहली क्लास आपको बहुत ही अच्छे और प्रॉपर वे में पढ़ा दी है। सभी को बहुत अच्छे से पूरी क्लास समझ में आ गई होगी, और आशा करती हूं कि आपका हिंदी का डर भी मैंने इस पूरी क्लास में खत्म कर दिया होगा। ठीक है, तो सभी अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे जितना भी मैंने आपको लिखवाया है, और मेरे से वादा कीजिए कि आप अपनी अगली क्लास में जब भी आएंगे, जब 5 मिनट आप ये पहले नोट्स का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो सभी को मेरी ये पहली क्लास कैसी लगी अपना कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और कुछ कमियां अगर मेरे अंदर हो तो वो भी आप बताइए। कमियों को सुधार करने का मौका भी आप मुझे दीजिए। आपका एक कमेंट मेरे लिए कीमती हो सकता है। तो आशा करती हूं कि सभी को मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब मिलते हैं वर्णमाला के सेकंड पार्ट में कल। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी एग्जाम की तैयारी को अच्छे ढंग से करते रहिए। धन्यवाद।